आज हम लोग फिर डेली करंट अफेयर का तीसरा वीडियो लेकर के आए हैं, जो 21 दिसंबर का डेली करंट अफेयर है उसको लेकर के आए हैं। तो 21 दिसंबर का जो करंट अफेयर है, इसे शुरू करने से पहले आपके लिए एक सवाल। अगर आप कल वीडियो देखे होंगे 20 दिसंबर वाले, तो आपको ज़रूर ये आंसर पता होगा। अगर आपको ये आंसर पता है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आपको बार बार बोलते हैं, जो चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं वो फिर आप जल्दी भूलते नहीं हैं, वो आपके स्मरण शक्ति में नोट हो जाता है। और अगर आप नहीं भी जानते हैं तो प्रयास करिए उस आंसर को ढूंढने का, क्योंकि जब आप आंसर ढूंढते हैं तो एक आंसर ढूंढने के चक्कर में आप 2-3 सवाल को देख लेते हैं और 2-3 सवाल आप सीख लेते हैं। तो इस प्रकार से आपकी सवालों की संख्या धीरे धीरे स्मरण शक्ति में बढ़ना शुरू हो जाता है और आप धीरे धीरे बेहतर करते चले जाते हैं। इसीलिए करके प्रयास करिए हमेशा जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब ज़रूर देने का। चलिए, इसके अलावा जो भी हम लोग वीडियो डेली करंट अफेयर का डाल रहे हैं, उसका अगर आपको पीडीएफ लेना है दोस्तों, तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है आयशा क्लास करके, उसको आप क्या करें, सर्च करके ज्वाइन कर लें, ताकि जो डेली करंट अफेयर होता है या जो भी वीडियो हमारा आएगा उस सारे का जो है सो पीडीएफ आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो प्रयास करिए कि पीडीएफ फॉर्म लेने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेने का। चलिए, अब हम लोग शुरू करते हैं एक सवाल के साथ, जो आपको पूछा जाएगा सवाल और आपको जवाब देना है। जवाब ये देना है कि बताइएगा कि 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन होंगे। चलिए, सवाल ये है और आपको जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए, अब हम लोग 21 दिसंबर 2023 का जो है सो करंट अफेयर शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर है कि हाल ही में किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया। देखिए, काफ़ी वीवीआई है साहब, ये सवाल कहाँ छप जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। एकदम पूरी 100% कहाँ छपेगा ये गारंटी है कि छप जाएगा, लेकिन कहाँ छपेगा किस एग्जाम में ये पता नहीं। लेकिन हर हाल में बड़े एग्जामों में ये छपने वाले सवाल है। तो याद रखिएगा कि हाल ही में किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साहब? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों। चिराग शेट्टी को दिया गया है और सात्विक साईराज रेड्डी को दिया गया है। चिराग शेट्टी को दिया गया है और सात्विक साईराज रेड्डी को दिया गया है। चलिए साहब, इससे जुड़ा हुआ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तो याद रखिएगा ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है, इसका नाम पहले जो था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। इसका 2021 में नाम चेंज कर करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। जबकि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार पूछेगा तो ये अलग है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार अलग है, जबकि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये अलग है। और ये खेल की दुनिया में सबसे बड़ा पुरस्कार भारत का है। खेल की दुनिया का खेल में सबसे बड़ा पुरस्कार अगर पूछा जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और पूछा जाएगा कि इसका पुराना नाम क्या था, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। याद रखिएगा साहब। और ये जो मिला है अभी हाल ही में, ये मिला है चिराग शेट्टी को और सात्विक साईराज रेड्डी को मिला है। याद रखेंगे ये सवाल। और इसका थोड़ा सा और देख लेते हैं, अगर हम देख लें कि खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। इसमें राशि कितनी दी जाती है साहब? तो याद रखेंगे राशि इसमें 25 लाख रुपया दी जाती है। राशि कितनी दी जाती है? 25 लाख रुपया। और सबसे पहला विजेता अगर पूछा जाए, सबसे पहली बार विजेता कौन बने हैं? मेजर ध्यानचंद बने हैं। मेजर ध्यानचंद बने हैं। और इसकी शुरुआत कब हुआ था? 1992 से शुरू हुआ था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और 2022 में जो दिया गया था वो शरत कमल को दिया गया था। और ये किससे संबंधित थे? टेबल टेनिस से। किससे संबंधित थे? टेबल टेनिस से। याद रखिएगा मेजर ध्यान रत्न खेल रत्न पुरस्कार। और अगर आपको पूछा जाए साहब, और ये जवाब आपको देना है कि पूछा जाए कि अभी जो अर्जुन पुरस्कार जो दिया गया है वो चिराग शेट्टी को और सात्विक साईराज को दिया गया है, ये किस खेल से संबंधित है? ये किस खेल से संबंधित? अगर आप मेरे मैगजीन जो मंथली आता है हमारी, और जो हमारे वीडियो मंथली करंट अफेयर का आता है, अगर वो आप देखे होंगे तो आपको ये आंसर जरूर पता होगा। और इसको आप आंसर में कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर लिखेंगे। चलिए, नेक्स्ट हमारा सवाल है कि हाल ही में अर्जुन पुरस्कार 2023 से 26 खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा, जिसमें कौन कौन शामिल हैं? 26 खिलाड़ी को। तो सबसे पहला यही सवाल कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्रों में दिया जाता है।
और पूछा जाएगा कि अभी जो है सो कितने लोगों को दिया जाएगा 2023 में, तो याद रखेंगे 26 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। और जिसमें कौन कौन शामिल है साहब, तो ये इसमें जो है सो मोहम्मद शमी, शीतल देवी और पारुल चौधरी, ये तीनों जो है सो शामिल है, ये तीनों शामिल है। और इसके अलावा 26 खिलाड़ी शामिल है। तो हम 26 खिलाड़ियों का लिस्ट एक दिन करवाने वाले हैं, तो आप लोग जरूर उस वीडियो को देखिएगा, जिसमें हम लोग अर्जुन पुरस्कार और सारे पुरस्कार को एक साथ लेकर के आएंगे। मोहम्मद शमी का पूछा जाएगा किस खेल से संबंधित हैं ये, तो याद रखिएगा ये किससे संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। याद रखिएगा साहब, ये किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। शीतल देवी अगर पूछा जाए साहब, शीतल देवी का संबंध किस क्षेत्र से है, तो याद रखिएगा साहब, शीतल देवी का निशानेबाजी से संबंधित है। याद रखिएगा साहब। और इसके अलावा अगर पूछा जाएगा पारुल चौधरी का संबंध किस क्षेत्र से है, तो एथलेटिक्स से संबंध है। इस बात को ध्यान में रखना है साहब। चलिए नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अर्जुन पुरस्कार की बात आई, तो अगर पूछा जाएगा कि अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी, पहली भारतीय महिला कौन थी, तो एल लम्सडेन, क्या बोलेंगे, एल लम्सडेन। और इसका संबंध किस क्षेत्र से था, हॉकी से था। और कब दिया गया, 1961 में। अर्जुन पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति अगर पूछा जाएगा, सलीम दुर्गानी थे, और इन्हें क्रिकेट के से संबंधित थे, और इन्हें भी 1961 में दिया गया। और कितना राशि दिया जाता है, तो याद रखेंगे अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख की राशि दी जाती है। इतना पॉइंट्स आप ध्यान में आपको रखना है। हाल ही में किसे भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, काफ़ी VVIA साहब, याद रखेंगे किसे दिया गया, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पूनम क्षेत्रपाल। क्या हो जाएगा आंसर साहब, पूनम क्षेत्रपाल। आप देख सकते हैं यहाँ पर नेपाल के जो राजा हैं वो जो है सो इनको दे रहे हैं। और आपको बोलना है आंसर में, अगर कल का वीडियो आप देखे होंगे, परसों का वीडियो अगर आप देखे होंगे, तो आपको पता होगा कि भूटान के जो हैं राजा का नाम क्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा भूटान के राजा कौन है। इस बात को ध्यान में रखना है और आपको लिखना है कमेंट में। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, अच्छा चलिए कुछ अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको देख लेते हैं। भूटान की बात आई तो याद रखिएगा भूटान को WHO ने रूबेला मुक्त घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया गया है, रूबेलिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। और ये अभी हाल ही में सवाल छपा हुआ था साहब, और हम लोग मंथली जो करंट अफेयर है उसमें भी ये बातें हम लोग पढ़ाए हुए थे, और अभी हाल ही में ये सवाल छपा भी था। चलिए उसके बाद देखिए राजा यहाँ का जो है क्या नाम है इसका, राम गयाल वांगचुक। आपको तो बोल ही दिया गया, राम गयाल वांगचुक। उसके बाद देखिए भूटान के साथ कुल सीमा जो है कितना है, 699 किलोमीटर का, 699 किलोमीटर का। और इसके अलावा भूटान के साथ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश क्या बनाती है, सीमा बनाती है भूटान के साथ। अगर आप देख लें डायग्रामेटिक तरीका से, तो आप इधर आप देख लीजिए, ये हो गया आपका पश्चिम बंगाल, ये हो गया आपका सिक्किम, और इधर हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, और इधर जो ये हो गया आपका असम का क्षेत्र हो गया। ये आपका असम का क्षेत्र पूरा हो गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसके साथ भूटान के साथ यहाँ पर आपका भूटान हो गया। तो ये अरुणाचल प्रदेश, इधर से सिक्किम, इधर से आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल, और इधर से क्या हो गया, ये असम हो गया। ये सब जो है सो सीमा बनाते हैं किसके साथ, भूटान के साथ। चलिए नेक्स्ट, अगर आपको पूछा जाए कि भूटान की राजधानी कहाँ है, भूटान की राजधानी कहाँ है, इस बात को कमेंट में लिखना है। और दूसरी बात, अगर कल का वीडियो आप देखे होंगे तो इसका आंसर जरूर जानते होंगे कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है। आप आंसर में जरूर लिखेंगे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। चलिए साहब, जो बातें आप लिख देंगे वो बिल्कुल आप कभी नहीं भूलेंगे, इसीलिए लिखने का जरूर प्रयास करें। चलिए अगला है, चंद्रयान की उपलब्धि के लिए किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार दिया गया है। किसे जो है सो लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार दिया गया है चंद्रयान 3 की उपलब्धि के लिए, चंद्रयान 3 की उपलब्धि के लिए। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इसरो को। इसका आंसर हो जाएगा इसरो को। आपको बताना है साहब इसरो का पूर्ण रूप क्या होता है, इसरो का पूर्ण रूप क्या होता है, इसकी स्थापना कब हुआ था साहब, तो इसकी स्थापना अगर पूछा जाए तो 1 अगस्त 1969 ईस्वी को, 1 अगस्त 1969 ईस्वी को। और इसरो के अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन है साहब, एस स्वामीनाथन
नाथन जो है इसके एम स्वामीनाथन जो है सो इसके क्या है अध्यक्ष है, इस बात को याद रखेंगे। और इसके अलावा अगर ये पूछा जाए कि अभी हाल ही में चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया था और किस संस्था ने किया था, तो क्या बोलेंगे हम लोग, इसरो ने इसे लॉन्च किया था, इसरो ने लॉन्च किया था। और आप बताइएगा कि हमारे जो चंद्रयान है, चंद्रयान चंद्रमा के जिस दक्षिणी ध्रुव पर उतरा उस जगह का नाम क्या रखा गया, इस चीज़ को आप ज़रूर लिखेंगे। उसका नाम क्या रखा गया उस पॉइंट पर जहां पर चंद्रयान 3 अपना उतरा है। चलिए साहब, किसी का चंद्रयान 3 आज तक जीवन में दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतरा है, अपना भारत ऐसा करिश्मा कर चुका है साहब। हाल ही में कौन इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के मालिक होंगे, कौन मालिक होंगे बताइएगा साहब। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। इसका आंसर हो जाएगा साहब अमिताभ बच्चन। इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग मुंबई टीम के जो मालिक होंगे वो अमिताभ बच्चन होंगे साहब, इस बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा सवाल है कि हाल ही में किस बैंक ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में 5 ट्रिलियन का आंकड़ा को छुआ है या पार किया, 5 ट्रिलियन का आंकड़ा जो है सो प्राप्त किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एसबीआई। बात आई एसबीआई की तो पूछा जाए कि एसबीआई के अभी चेयरमैन और प्रबंधक कौन है, तो याद रखेंगे साहब दिनेश खाड़ा, याद रखेंगे दिनेश खाड़ा है साहब, इस बात को ध्यान में रखना है। एसबीआई की स्थापना अगर पूछा जाए तो 1955 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में। और एसबीआई का पूर्ण नाम क्या था, एम्पीरियल बैंक। क्या नाम था, एम्पीरियल बैंक। क्या नाम था, एम्पीरियल बैंक। और एम्पीरियल बैंक की स्थापना कब हुआ था साहब, तो 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। इस बात को साहब हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए, अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक अब कौन बन गया है, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा बन गया है, तो भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक एचडीएफसी बन चुका है, एचडीएफसी बन चुका है। इस बात को साहब हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा सवाल है कि बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे चुना गया, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे चुना गया, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा साहब, इसका आंसर हो जाएगा बैच इरप्स हो जाएगा। और इसका संबंध किस खेल से है, तो याद रखेंगे साहब फुटबॉल से है। इसका संबंध किस खेल से है, फुटबॉल से है। बात आई कौन जारी करता है, तो ब्रिटेन के द्वारा जारी किया जाता है। ब्रिटेन का जो बीबीसी चैनल है उसके द्वारा जारी किया जाता है। ब्रिटेन का अगर पूछा जाएगा प्रधानमंत्री कौन है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, ऋषि सुनक। क्या नाम वो है इसका, ऋषि सुनक। इस बात को याद रखेंगे साहब। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल है कि हाल ही में किस देश से भारत थर्मल कोयला आयात को 2 वर्ष में उच्चतम स्तर पर आयात किया है, मतलब सबसे अधिक 2 वर्ष में सबसे अधिक कोयला भारत जो है किस देश से आयात किया है, मतलब खरीदा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साहब, इसका आंसर हो जाएगा आपका यूएसए। बात आई यूएसए की तो याद रखिएगा साहब यूएसए के राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन है। कौन है, जो बाइडेन कितने नंबर के हैं, 46वें नंबर के हैं। उपराष्ट्रपति पूछा जाए साहब, उपराष्ट्रपति अगर पूछा जाए तो कमला हैरिस है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, कमला हैरिस हैं। अगर पूछा जाए कि अभी जो है सो 2024 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन रहेंगे, तो ये भी हो जाएंगे साहब जो बाइडेन साहब 26 जनवरी का जो गणतंत्र दिवस होगा 2024 में उसके मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। इतना पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो डिस्क्रिप्शन है इसको थोड़ा सा देख लेना है कि ब्रज प्रहार युद्धाभ्यास किसके बीच होता है, तो भारत और यूएसए के बीच होता है। ब्रज प्रहार भारत और यूएसए के बीच होता है। भारत के बाहर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा यूएसए के मैरीलैंड यूएसए में एक जगह है, वहाँ पर भारत के बाहर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा लगी। आप समझ सकते हैं साहब, जिस अम्बेडकर जी को भारत में अपमानित किया जाता है कुछ वर्गों के लोगों के द्वारा, कुछ समुदाय के लोगों के द्वारा, उस अम्बेडकर जी का प्रतिमा जो है सो अमेरिका लगाता है। और ये हमारे संविधान के दाता है, इस बात को याद रखना है साहब। और आपको पता है कि अम्बेडकर जो थे ये प्रारूप समिति या इसी को बोलते हैं हम लोग मसौढ़ा समिति, या इसी को क्या बोलते हैं, पांडुलेखन
पांडु लेखन समिति, इसके क्या थे ये अध्यक्ष थे। क्या थे ये अध्यक्ष थे। अगर पूछा जाएगा प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे तो 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे और इस 7 सदस्य के अध्यक्ष कौन थे तो BR अम्बेडकर थे। इस बात को याद रखेंगे साहब। चलिए उसके बाद अगर पूछा जाए कि बताइए प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ तो ये याद रखना है साहब 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था और इसमें 7 व्यक्ति जो थे सदस्य थे। भारत के बाहर सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया गया। अमेरिका में ही देखिए सबसे बड़े हिंदू मंदिर का जो है सो उद्घाटन किया गया है। महाराष्ट्र के लातूर में अंबेडकर के 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का निर्माण किया गया। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का निर्माण किया गया। तो साहब एक सवाल आपसे फिर पूछा जा रहा है कि हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो प्रतिमा 216 फीट की बनाई गई है वो प्रतिमा किनका है। फिर से एक बार जो है सो आपसे सवाल पूछा जा रहा है और आपको जवाब देना है कमेंट में। चलिए साहब इस बात को ध्यान में रखना। नेक्स्ट हमारा है कि हाल ही में जल महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ। जल महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ तो इसका आंसर हो जाएगा साहब, इसका आंसर हो जाएगा MP। इसका आंसर हो जाएगा MP। अगर पूछा जाएगा MP के वर्तमान अब मुख्यमंत्री कौन बन चुके हैं तो शिवराज सिंह चौहान, जिसे मामा कहा जाता है साहब। मामा की अब छुट्टी हो गई है, अब जो आ गए हैं मोहन यादव। कौन आ गए हैं? मोहन यादव बन चुके हैं। इस बात को ध्यान में रखना है, मोहन यादव बन चुके हैं MP के मुख्यमंत्री। और इसके अलावा अगर MP से और भी सवाल क्रिएट क्या हो सकता है तो ध्यान में रखना है साहब। MP के मुख्यमंत्री के अलावा ये बातें ध्यान में रखना है कि जो पाँचवा जो खेलो इंडिया गेम्स हुआ था, खेलो इंडिया गेम्स जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? MP में हुआ था। कहाँ हुआ था? MP में हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। स्वच्छता में पूछा जाएगा प्रथम स्थान पे कौन है तो इंदौर है। और इंदौर कहाँ पड़ता है? MP में पड़ता है। इन सारे बातों को साहब हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए इसके बाद अगर पूछा जाए कि बताइए कि कान्हा किसली अभ्यारण्य कहाँ है तो क्या बोलेंगे हम लोग? MP में है। क्या बोलेंगे हम लोग? MP में है। इस बात को ध्यान में रखना है। इसके अलावा ध्यान में रखना है अलग अलग जो महोत्सव मनाया जाता है, कहाँ कहाँ कौन सा महोत्सव, तो कुछ इम्पॉर्टेंट जो महोत्सव है अभी हाल में जो मनाया गया है उसको ध्यान में रखना है। जैसे कि हॉर्नबिल महोत्सव, ये कहाँ? नागालैंड में। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में। अम्बुबासी महोत्सव ये कहाँ? गुवाहाटी में। अम्बुबासी महोत्सव ये कहाँ? गुवाहाटी में, असम में। लोसार महोत्सव कहाँ पे? लद्दाख में। उसके बाद हरेला महोत्सव पूछा जाएगा तो उत्तराखंड में। बोनालू महोत्सव अगर पूछा जाएगा तेलंगाना में। बोनालू कहाँ पे? तेलंगाना में। सरहुल महोत्सव कहाँ पूछा जाएगा तो झारखंड में। और याद रखिएगा सरहुल आर्ट भी है। और इसके अलावा सरहुल और इसके अलावा जो है सो सरहुल को क्या दिया गया है? सरहुल को GI टैग दिया गया है। याद रखिएगा सरहुल को क्या दिया गया है? GI टैग दिया गया है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब देखिएगा, आपको बताना है कि हाल ही में गोवा के किस आम को GI टैग दिया गया है। इस बात को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इस बात को कमेंट बॉक्स में साहब लिखना है। अगला है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 से किसे दिया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा साहब, इसका आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को दिया गया है। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को दिया गया है। और फर्स्ट रनर यानी उपविजेता में, पहले उपविजेता में ये रहे और दूसरे उपविजेता में जो है सो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा रहे। इतना पॉइंट्स हम लोगों को साहब ध्यान में रखना है। एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस कौन बन चुकी है तो याद रखेंगे साहब, पहली भारतीय एयरलाइंस जो बन चुकी है वो बन चुकी है कौन सा? इंडिगो। कौन बन चुकी है? इंडिगो 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस बन चुकी है। इस बात को ध्यान में रखना है साहब। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय स्नूकर का खिताब किसने जीता है? सीनियर राष्ट्रीय स्नूकर का खिताब किसने जीता है तो इसका आंसर हो जाएगा साहब सौरभ कोठारी। क्या आंसर हो जाएगा? सौरभ कोठारी। इतना बातें हम लोगों को ध्यान में रखना। और किसे हरा करके अगर जीता है तो याद रखेंगे साहब, किसे हरा करके जीता है तो याद रखेंगे पारस गुप्ता को। किसे हरा के जीता है तो पारस गुप्ता को हरा करके जीता है साहब। नेक्स्ट हमारा सवाल है देश की GDP में योगदान करने वाला सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
व्यवस्था किस राज्य की है? देश की जीडीपी में योगदान करने वाला, तो याद रखिएगा देश के जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान अभी जो कर रहा है वो महाराष्ट्र कर रहा है। सेकेंड स्थान पर कौन कर रहा है? यूपी कर रहा है। और तीसरे स्थान पर कौन रहा है? तीसरे स्थान पर साहब तमिलनाडु का रहा है। चलिए, तो याद रखेंगे पहला स्थान पर महाराष्ट्र 15.7% के साथ, दूसरा जो हो जाएगा यूपी 9.2% के साथ, और तीसरा जो हो जाएगा 9.1% 9.1% के साथ 9.1% के साथ जो हो जाएगा वो तमिलनाडु हो जाएगा साहब। इस बात को याद रखिएगा और आपको कमेंट में करना है कि तमिलनाडु के वर्तमान सीएम कौन है। इस बात को याद रखिएगा। महाराष्ट्र के जो सीएम है याद रखिएगा एकनाथ शिंदे हैं यहाँ के सीएम। इस बात को ध्यान में रखना है। महाराष्ट्र में जो है एक लोनार झील है, लोनार झील है जो भारत का एकमात्र ज्वारीय झील का उदाहरण है, भारत के एकमात्र ज्वारीय झील का उदाहरण है। इस बात को याद रखिएगा साहब। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है IFH इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी ने 2023 के लिए किसे बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा साहब हार्दिक सिंह। हार्दिक सिंह का संबंध किससे है? हॉकी से है। हार्दिक सिंह का संबंध किससे है साहब? हॉकी से है। अगर पूछा जाएगा साहब, पूछा जाएगा कि गोलकीपर हॉकी का जो है गोलकीपर किसे चुना गया है, मतलब बेस्ट गोलकीपर ऑफ 2023, तो ये बोलेंगे हम लोग साहब भारत की पहली महिला बन चुकी है जिसे ये मिला है। तो कप्तान है ये, कप्तान भारत की हॉकी टीम की जो कप्तान है जिसका नाम है सविता पुनिया। सविता पुनिया याद रखिएगा, बेस्ट गोलकीपर 2023 के लिए इसे चुना गया है। इसके अलावा अब पूछा जाएगा कि हॉकी से संबंधित जो भी कप हैं, इम्पोर्टेंट कप, उसके बारे में अगर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा ध्यान आने रंग। ध्यान आने रंग मतलब हो गया ध्यानचंद्र ट्रॉफी, याद रखेंगे साहब ध्यानचंद्र ट्रॉफी। आ से हो गया आगा खां कप, आगा खां कप याद रखेंगे। ने से हो गया साहब नेहरू कप, नेहरू ट्रॉफी नहीं बोलना साहब, नेहरू कप बोलना है, नेहरू कप। और रंग से हो गया रंगास्वामी, रंगास्वामी कप, याद रखेंगे साहब रंगास्वामी कप। उसके बाद अजलांसा कप, रणजीत सिंह कप, ये सब का संबंध किससे है? हॉकी से है। और हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है साहब? इसे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और हम एक बात बता देते हैं कि जिसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है उनका जन्म दिवस जो मनाया जाता है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो आपको कमेंट में लिखना है किसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है। चलिए चलिए साहब, नेक्स्ट हमको ध्यान में रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी के अध्यक्ष कौन बने हैं? मोहम्मद मुश्ताक अहमद हैं। इस बात को याद रखिएगा। और भारत का सबसे बड़ा पूछा जाएगा कि स्टेडियम कहाँ है हॉकी का स्टेडियम, तो बोलेंगे रांची, और इसका नाम बदल करके बिरसा मुंडा स्टेडियम किया गया है, बिरसा मुंडा स्टेडियम किया गया है साहब। इतना पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए आपको बोलना है कि बिरसा मुंडा रखा गया है इसका नाम, तो आप बताइएगा कि आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर ही मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है इस बात को बताना आप लोगों को। अगला सवाल है कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साहब? इसका आंसर कुछ देर पहले भी आपको बताए हैं। इसका आंसर हो जाएगा मोहन यादव। इसका आंसर हो जाएगा साहब मोहन यादव। विष्णुदेव सहाय कल भी आपको बताए हैं, ये छत्तीसगढ़ के ये सीएम हो चुके हैं। भजन लाल शर्मा ये जो है सो राजस्थान के हो चुके हैं। और रेवंत रेड्डी अभी जस्ट जो है सो कांग्रेस पार्टी से दक्षिण भारत के एक राज्यों के ये सीएम बने हैं। तो आपको बताना है कि रेवंत रेड्डी दक्षिण भारत के किस राज्यों के ये सीएम बने हैं, आपको कमेंट बॉक्स में साहब लिखना है। तो इस तरह से आपका जो डेली करंट अफेयर का था 21 दिसंबर का वो समाप्त होता है। और हमें लगता है कि आपको ये करंट अफेयर ज़्यादा फ़ायदा करता होगा। और तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।